हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बच्चों, हम साइंस को 3 भागों में जनरली डिवाइड करते हैं, जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और ये पार्ट हमारा केमिस्ट्री से डील करता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन से डील करता है, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आमतौर पे जब भी आप एसिड्स के बारे में सुनते होंगे तो आपके माइंड में कुछ ऐसा इमेज आता होगा, डोंट टच इट, इट विल बर्न यू। तो आमतौर पे हमें लगता है एसिड एक बुरी चीज़ है, जो हमारे हाथ से जब हमारी स्किन से टच हो जाएगी तो हमारी स्किन जल जाएगी। लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एसिड्स आर एवरीवेयर। हमारी लाइफ बिना एसिड्स के मुमकिन ही नहीं है। आपके बैटरी के सेल से लेकर आपकी कोल्ड ड्रिंक तक, आपके फ्रूट्स में, आपकी वेजिटेबल्स में, हर सब्सटेंस में किसी न किसी फॉर्म में एसिड मौजूद है। तो आइए एसिड को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लेमन का पिक्चर डाला है, और लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। लेमन पूरा का पूरा एसिड नहीं है, लेकिन उसमें एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। तो बच्चों, कोई भी सब्सटेंस एसिड है या नहीं है, ये जानने के लिए हम उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो हम लेमन को दिमाग में रख के चलेंगे और इन प्रॉपर्टीज को लेमन पर लगा कर देखेंगे। अगर ये प्रॉपर्टीज लेमन पर लग गई तो हम ये जान जाएंगे कि लेमन में किसी ना किसी प्रकार का एसिड है। तो सबसे पहली एसिड की प्रॉपर्टी रहती है कि एसिड्स टेस्ट में सौर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। तो बताइए मुझे, क्या लेमन टेस्ट में सौर होता है? ऑफ कोर्स होता है। देन एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते, जैसे सैंड है, वो पानी में मिक्स नहीं होती, लेकिन एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में मिक्स हो जाता है। तो क्या लेमन पानी में मिक्स हो जाता है? ऑफ कोर्स हो जाता है। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, यानी कि वो मेटल को डैमेज कर देते हैं। अगर आपके घर में एक कॉपर का गिलास है, आप उसमें नींबू पानी बनाकर छोड़ दें, 15 से 20 मिनट के बाद जब आप उसे टेस्ट करेंगे तो वो खट्टा नहीं रह जाएगा, वो कड़वा हो जाएगा, क्योंकि वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो मेटल को डैमेज कर देता है। तो लेमन में ये भी प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टीज लेमन को लगा रहा हूँ और एक एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती चली जा रही है, दैट मीन्स लेमन एक एसिड है, यानी कि लेमन में एक एसिड है, और साइंटिस्ट ने उस एसिड का नाम रखा है सिट्रिक एसिड। इसी प्रकार से हम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। एसिड्स मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये हम केमिस्ट्री की लैब में टेस्ट करके देख सकते हैं। पानी में जब एसिड मिला दिया जाता है तो इट बिकम्स इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। एसिड और बेसिस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो पीछे क्या छोड़ जाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलरली एसिड्स और कार्बोनेट्स जब आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो पीछे क्या छोड़ जाते हैं? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ये 7 प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेंगे। बेस की प्रॉपर्टीज को अभी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ किसको स्टडी कर रहे हैं? एसिड्स को। बेस के बारे में आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, मैंने आपकी लाइफ से ढेर सारे एग्जाम्पल्स उठा लिए हैं। यहाँ पर कुछ खाने वाली चीज़ें हैं, कुछ अलग चीज़ें हैं जिनमें किसी ना किसी प्रकार का एसिड एग्जिस्ट करता है। तो टू स्टार्ट विद, देयर आर सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड लेमन्स। उसमें कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। इसको सुनते सुनते याद भी कर लेते हैं। सिट्रस फ्रूट में कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। जब आपको कोई एंट जब भी काटती है तो वहां पर एक स्वेलिंग फॉर्म हो जाती है। स्वेलिंग फॉर्म हो जाती है तो कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। स्वेलिंग फॉर्म हो जाती है तो कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। विनेगर और टमाटोज में एसिड होता है और नाम क्या है? एसिटिक एसिड। एसिड से ही याद रखेंगे, एसिटिक एसिड। एप्पल में भी एक एसिड होता है जिसे कहते हैं मैलिक एसिड। तो आपका सर्वेंट आपके पास आया और आपसे कहता है, मालिक एप्पल दे दो रे, तो आपने याद रखना है एप्पल में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। तो टेमरिंड यानी कि इमली, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज में कौन सा एसिड होता है? टार्टारिक एसिड। कैसे याद रखेंगे? मैंगोज का सीजन जा चुका है, ग्रेप्स का सीजन जा चुका है, आप उसको टाटा कह चुके हैं, तो आप याद रखेंगे इस एसिड का नाम है टार्टारिक एसिड। स्पिनच और कैबेज ऑक्स को खाते हुए देखा तो नाम हो गया ऑक्सैलिक एसिड। मैं आपको याद रखने की टेक्निक सिखा रहा हूँ। स्पिनच और कैबेज, ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड और मिल्क में आपको पता ही होगा लैक्टिक एसिड होता है। और हर तरह के सिट्रस फ्रूट में मम्मा कहती है, खा ले बेटा, विटामिन सी होता है। और विटामिन सी भी एक प्रकार का एसिड है जिसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप याद रखेंगे ये सब एसिड्स के नाम। आपको पता होना चाहिए कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है। और बच्चों, ये भी मुमकिन है आपकी बुक के साथ कुछ एसिड्स मैच ना करें। ऐसे केस में आप अपनी
बुक वाला याद करेंगे, ना कि ये वाला, क्योंकि आपके जो टीचर एग्जाम में चेक करेंगे वो आपकी बुक से चेक करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से हो सकता है क्योंकि सेम सब्सटेंस में अलग अलग एसिड भी हो सकते हैं, तो बुक में माइट भी कहीं पर आपको वेरिएशन देखने को मिल जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एसिड की क्लासिफिकेशन किस आधार पर की जा सकती है। सो एसिड्स स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो थोड़ा सा डेंजरस है फॉर यू, अगर वो वीक है तो वो इतना डेंजरस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, खाने पीने की चीज़ों में जो एसिड है वो आप खा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कौन सा एसिड होगा, वीक एसिड होगा। लेकिन केमिस्ट्री की लैब में मिलने वाला एसिड, आपके स्टमक के बीच में पड़ा HCl एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हर तरह की चीज को डाइजेस्ट कर देता है। सिमिलरली एक और क्लासिफिकेशन हो सकती है ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। जो एसिड्स हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलते हैं जैसे प्लांट से, एनिमल से, वो हैं ऑर्गेनिक एसिड, और जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं वो हैं मिनरल एसिड्स। तो याद रहेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो एसिड मिलेगा वो हो गया ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि फ्रूट से मिलने वाले एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, और मिनरल से मिलने वाले एसिड कौन से एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स हैं। इसी प्रकार से एक और क्लासिफिकेशन हो सकती है कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। जब हम एसिड में पानी मिलाकर उसको डाइल्यूट कर लेते हैं तो एसिड कौन सा एसिड हो जाता है, डाइल्यूटेड एसिड। और अगर वो प्योर फॉर्म में है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। तो मुझे उम्मीद है बहुत आसान है और आपको समझ आ गया होगा। आइए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिट्रस फ्रूट में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। मिल्क और कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। यूरिन में भी एसिड होता है, कौन सा, यूरिक एसिड। बीज और एंट्स जब काटती हैं तो स्वेलिंग फॉर्म हो जाती है, फॉर्मिक एसिड। कुछ चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं जो आपकी बुक में नहीं है। एप्पल्स, मालिक एप्पल दे दो, मैलिक एसिड। इसी प्रकार से विनेगर में एसिटिक एसिड, टी में टैनिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, और फूड प्रिजर्वेटिव्स में बेंजोइक एसिड। मैंने कहा कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकती हैं, इन दैट केस आप अपनी बुक को प्रेफर करेंगे। एक बार फिर से इन पिक्टोरियल फॉर्म, विनेगर में एसिटिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, एंट्स में फॉर्मिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड, ग्रेप्स में सीजन गया टाटारिक एसिड, और टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड। अरे बस भी करो। एक और, स्टमक में कौन सा एसिड आप सबको पता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके पेट में हर प्रकार की चीज, मोमोज खाते हैं वो भी पच जाते हैं, चपाती खाते हैं वो भी पच जाती हैं, चावल खाते हैं वो भी पच जाते हैं, चाउमीन खाती है वो भी पच जाते हैं, सब पचा देता है ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। तो ये है स्टमक में एसिड HCl। तो बच्चों आप जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। देयर आर सम स्ट्रॉन्ग एसिड्स, देयर आर सम वीक एसिड्स। अगर आप वीक एसिड्स की तरफ नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे यहां पर आई वुड लाइक टू टेल यू कि ऑक्सैलिक एसिड, आपका एसिटिक एसिड, आपका फॉर्मिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और ये वीक एसिड्स हैं। जबकि जो मिनरल वाले एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। एटलीस्ट 3-5 एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इस पिक्चर को दिखाने के पीछे मेरा एक और मकसद है, वो है इनके नाम, यहाँ पर जो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं। अक्सर आप देखेंगे किसी भी एसिड के साथ इस तरह का एक फॉर्मूला लिख रखा होता है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4। ये सब क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट है जो आप सबको आना चाहिए। हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर एक चीज एटम्स की बनी है, तो हर चीज एटम की बनी है। आप भी एटम के बने हैं, आपकी चप्पल भी एटम की बनी है, आपके खाने वाली चीजें भी एटम की बनी है, ये सन, ये मून, हर सब्सटेंस एटम का बना है। इवन ये हवा भी एटम की बनी है। एटम के बीच में क्या होता है अभी हमारा कंसर्न उसको जानना नहीं है। स्टिल यू शुड नो, एटम के बीच में होते हैं न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सो जब कुछ एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख रहे हैं एक ऑक्सीजन का एटम जब 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ मिल जाता है तो वो H2O बन जाता है, जाने के वाटर बन जाता है। तो जाने के एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और उस मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है वो है H2O, जाने के वाटर। तो जाने के आप उसे वाटर भी कह सकते हैं और केमिकल फॉर्मूला है उसका H2O। सिमिलरली एसिड्स के ये केमिकल फॉर्मूलाज हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम HCl है क्योंकि इसमें एक एटम हाइड्रोजन का है तो दूसरा एटम क्लोरीन का है। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड के लिए भी एक फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भी फॉर्मूला है।
सो एटम्स को मिलाकर मॉलिक्यूल बनता है और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपके सामने है, तो आप एसिड को उस नाम से भी जानते हैं और उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म से भी जानते हैं। तो बच्चों बहुत हो गए एसिड्स के बारे में, चलते हैं बेसिस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिस के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे डिटर्जेंट, जैसे ड्रेन क्लीनर, जैसे सोप। तो आप देखेंगे आमतौर पर साफ सफाई वाली चीज़ों में एसिड नहीं होता, बेसिस होते हैं। सिमिलरली आपके पेट में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और अगर आपको एसिडिटी फील होती है तो आप एक एंटासिड मेडिसिन लेते हैं, और वो एंटासिड मेडिसिन में बेस होता है, क्योंकि बेसिस एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं किसकी? बेसिस की एग्जांपल्स हैं। तो आइए जरा बेसिस की प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। आप देखेंगे राइट साइड पे फोकस करेंगे, जहां एसिड का टेस्ट सोर होता था, खट्टा होता था, वहां बेसिस का टेस्ट बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। करेले का टेस्ट कड़वा होता है ना, बस कुछ वैसा। बेसिस फील स्लिपरी, आप उन्हें टच करेंगे तो थोड़ा स्लिपरी सा फील होगा, जस्ट लाइक सोप्स। सारे के सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो बेसिस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलीज भी कहते हैं। तो आप याद रखेंगे बेसिस और एल्कलीज को हम सिनोनिमसली भी यूज़ करेंगे, लेकिन आप याद रखेंगे कि ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। कहीं जगह हम बेस यूज़ करेंगे, कहीं जगह हम एल्कलीज यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस और कोरोसिव इन नेचर, यानी कि वो एसिड को डैमेज कर देती हैं, सॉरी नॉट एसिड को, मेटल्स को डैमेज कर देती हैं, जस्ट लाइक एसिड्स। जिस प्रकार स्ट्रॉन्ग एसिड्स मेटल को डैमेज कर देते हैं, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेसिस भी मेटल को डैमेज कर देती हैं। यहाँ आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स रखी हैं, 6 स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड 6 स्ट्रॉन्ग बेसिस। आप इनके नाम याद रखेंगे, एटलीस्ट 3-3 नाम तो आपको याद होने चाहिए। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात नोटिस करने वाली क्या है, हर एसिड में यू विल फाइंड हाइड्रोजन, 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 और हर स्ट्रॉन्ग बेस में यू विल फाइंड OH आयन, OH आयन, OH आयन, OH आयन, OH आयन, OH आयन। तो आप याद रखेंगे, जब भी आपके सामने कोई केमिकल फॉर्मूला आ जाए और उसमें OH आयन हो तो आप कहेंगे ये एक बेस है, और अगर उसमें एक हाइड्रोजन हो तो आप कहेंगे उसमें एसिड है। तो आपके लिए जानना बड़ा आसान हो जाएगा कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे बेसिस की जो रियल लाइफ में यूज़ होते हैं। विंडो क्लीनर में जो बेस यूज होती है दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रेन क्लीनर्स में यूज होता है, सोप्स में यूज होता है, पेपर में, रेयॉन में यूज होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड्स में यूज होता है। तो आप देखेंगे इन सब के नाम में हाइड्रोक्साइड, 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 हाइड्रोक्साइड यूज होता है। तो ये बताना बहुत आसान है कि ये बेस है या एसिड है। अब हम एसिडिटी और एल्कलिनिटी यानी कि बेस के क्वांटम को समझने की कोशिश करेंगे, उसे मेयर करने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे वो कितना स्ट्रांग है या कितना न्यूट्रल है। तो बच्चों जिस प्रकार से आपको अपनी हाइट नापनी होती है तो आप एक फीट से नापते हैं, यू आर 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, वट एवर। आपको जब किसी का वेट नापना होता है तो आप किलोग्राम में नापते हैं, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो। वैसे ही जब हमें ये जानना होता है कि एक सब्सटेंस एसिडिक है या एल्कलाइन में है, हम एक स्केल यूज करते हैं जिसे कहते हैं pH स्केल। इस स्केल में 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 7 इज न्यूट्रल, वाटर इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस। तो आप अगर उसका pH स्केल मेयर करेंगे, अगर आप उसका pH जानने की कोशिश करेंगे, इट विल कम टू बी 7। तो 7 pH लेवल होता है पानी का। अब अगर आप 7 से नीचे आना शुरू कर देंगे तो द प्रोडक्ट विल बिकम एसिडिक, और अगर आप 7 से ऊपर जाना शुरू कर देंगे द प्रोडक्ट विल बिकम एल्कलीन। 7 से जितना दूर चलते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी, सब्सटेंस और ज़्यादा एसिडिक होता चला जाएगा। 7 से जितना दूर चलते चले जाएंगे उतना वो सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग बेस बनता चला जाएगा। यानी कि आपको हर चीज़ को 7 से नापना है, 7 से वो कितना दूर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ एक प्रोडक्ट का एसिड का pH है 1 और एक का pH है 4, तो आप कहेंगे 1 वाला ज़्यादा एसिडिक है, 4 वाला कम एसिडिक है। अगर एक बेस का pH है 10 और एक बेस का pH है 14, तो आप कहेंगे 14 वाला ज़्यादा एसिडिक है, 10 वाला कम एसिडिक है। तो आप गिनती पर नहीं जाएंगे, आप ये जानेंगे कि वो 7 से कितना दूर है। जो 7 से जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो 7 के जितना नज़दीक होगा वो उतना कम स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जाम्पल योर ब्लड, नीचे देखेंगे आपके ब्लड का pH है 7.4, यानी कि वो इतना स्ट्रांग बेस नहीं है। मुझे कैसे पता चला वो बेस है? जो 7 के ऊपर हैं वो बेसिस हैं, जो 7 के नीचे हैं वो एसिड्स हैं। आपके स्टमक का एसिड HCl का
जो pH लेवल है दैट इज़ 1 to 2, दैट इज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. ऑरेंज जूस इज 3.5, वो स्ट्रॉन्ग तो है पर वो स्टोमक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. बेकिंग सोडा का pH अगर 9 है दैट मीन्स वो एक बेस है, वो एक एसिड नहीं है. और एक बात बच्चों आपने अच्छी तरह से दिमाग में उठा लेनी है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप 5 से 6 की तरफ, सॉरी 5 से 4 की तरफ जाते हैं तो आप एक बात याद रखेंगे, इनमें जो डिफरेंस है वो 10 टाइम्स का होता है. यानी कि अगर एक सब्सटेंस का pH है 5 और एक सब्सटेंस का pH है 4 तो 4 वाला 5 से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है. अगर एक सब्सटेंस का pH है 2 और दूसरे का pH है 1 तो आप ये जानेंगे कि 1 वाला 2 से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है. यानी कि इनके बीच में जो गैप्स हैं वो 10 के मल्टीपल्स में हैं. सो 6 इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन 7, 1 इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन 2. तो ये बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेंगे. एक और पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं, आप इनके नाम भी याद कर सकते हैं. वी विल स्टार्ट विद वाटर. वाटर इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस जिसका pH है 7. अब आप अपने लेफ्ट साइड बढ़ते चले जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी. वाटर के बाद है मिल्क, मिल्क के बाद है कॉफ़ी, कॉफ़ी के बाद है वाइन, फिर है विनेगर, फिर है लेमन, फिर है स्टमक एसिड, फिर है HCl. जितना आप लेफ्ट की तरफ चलते चले जा रहे हैं कलर रेड होता चला जा रहा है, एसिडिटी बढ़ती चली जा रही है. और जितना आप राइट की तरफ जा रहे हैं कलर ब्लू होता चला जा रहा है और आपका बेस बढ़ता चला जा रहा है. आप यहाँ से एग्जाम्पल्स उठा सकते हैं. अगर आप बेसिस की बात करें तो वी हैव ब्लड, वी हैव बेकिंग सोडा, वी हैव मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वी हैव अमोनिया, वी हैव सोप, ब्लीच एंड ड्रेन क्लीनर. तो आप इनको इसी ऑर्डर में लर्न कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स लर्न कर सकते हैं. आपका टीचर आपसे पूछ सकता है गिव अस 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स, substances having acids और give us 3 example of substances having bases. तो ये पिक्टोरियल फॉर्म आपकी बहुत ही मदद करने वाली है. तो बच्चों अब रियल लाइफ में अगर आपको जानना हो किसी भी प्रोडक्ट में एसिड है या बेस है तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं. तो हमने यहाँ पर उठाए हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स जिसमें हमारे पास लिटमस पेपर है, हमारे पास टर्मरिक है यानी कि हल्दी और चाइना रोज है. ये तीनों नेचुरल इंडिकेटर्स हैं क्योंकि ये नेचर से सब्सटेंसेस डिराइव किए गए हैं. तो सबसे पहले हम लिटमस पेपर के बारे में जानते हैं. लिटमस पेपर लिचन से तैयार किया जाता है. ये एक ऐसा पेपर होता है जो अपना कलर चेंज कर देता है, जो एसिड में रेड हो जाता है और बेस में ब्लू हो जाता है. अगर भगवान ना करे आपके हाथ में एसिड पड़ जाए तो जगह का कलर रेड हो जाएगा ना, तो आप वहाँ से याद रखेंगे कि जब लिटमस पेपर एसिड में डाला जाएगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा और जब हम उसे बेस में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा. और अगर सोल्यूशन न्यूट्रल होगा तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा. यहाँ आप देख सकते हैं एसिड में डालने पर उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा और बेस में डालने पर उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा. सो इट्स अ यूनिवर्सल इंडिकेटर जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. एक और नेचुरल इंडिकेटर है जो है रेड कैबेज. इसके जूस को भी एज ए इंडिकेटर यूज़ किया जाता है. एसिड में सोल्यूशन का कलर डिफरेंट हो जाता है और बेस में उसका सोल्यूशन का कलर डिफरेंट हो जाता है. एक एक्सपेरिमेंट टर्मरिक के साथ आप तो घर में ही कर सकते हैं. अगर आप अपना एक रुमाल ले लें और उस पर थोड़ी सी हल्दी गिरा दें, आप घर में जो वेजिटेबल्स बनाते हैं, आप जो दालें बनाते हैं उसमें टर्मरिक होता है. अगर आप थोड़ी सी सब्जी को अपने रुमाल पर गिरा दें और उसके बाद उसको साबुन से वॉश करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे जहाँ पर वो हल्दी गिरी हुई होगी कलर रेड में टर्न हो जाएगा. सो टर्मरिक के केस में we can use it as an indicator to tell whether a product has base or an acid. सिमिलरली चाइना रोज वाटर को भी इस तरह से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं. एसिड में इसका कलर पिंक हो जाता है और बेस में इसका कलर ग्रीन हो जाता है. तो बच्चों देयर आर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. यूनिवर्सल उस चीज़ को कहते हैं जो हर जगह इस्तेमाल में लाई जा सकती है. ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमें बता देते हैं कि प्रोडक्ट ज़्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, ज़्यादा एल्कलीन है या कम एल्कलीन है. यहाँ पर हमने कलर कोडिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर हम कलर कोडिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो रेड इज़ यूज्ड फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड दिस ब्लू इज़ यूज्ड फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. तो बच्चों ये हाइड्रेंजिया फ्लोर है जो आप अगर जम्मू में हैं तो पत्नी टॉप में अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपको ये फ्लावर्स अक्सर दिख जाते हैं. एसिडिक सॉइल में अगर आपकी सॉइल एसिडिक है ये कलर ब्लू के खिलते हैं और बेसिक सॉइल में अगर सॉइल में बेस ज़्यादा है तो ये कलर रेड के खिलते हैं. है ना, कुदरत का कमाल. सो अब हम ऑलमोस्ट लास्ट में पहुंच रहे हैं. हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम एसिड और बेसिस को आपस में मिला दें तो क्या तैयार होगा. तो जनरली इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन टेक्निक. अगर आप एसिड और बेसिस को मिला देते हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जो सोल्यूशन रह जाता है ना वो एसिड रह जाता है ना वो बेस रह जाता है, पीछे रह जाता है सॉल्ट और वाटर और थोड़ी सी हीट जनरेट होती है.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखेंगे एक एसिड है HCl और एक बेस है जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं HCl और NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब आप जानते हैं HCl क्या है, ये दो एटम्स हैं जो आपस में मिलकर एसिड बन गए हैं। अब आप जानते हैं NaOH क्या है, ये भी कुछ एटम्स हैं जो मिलकर बेस बन गए हैं। अगर आप इस एसिड और बेस को आपस में मिला देते हैं तो पीछे बनता है सॉल्ट जिसका नाम है NaCl, नाम है सोडियम क्लोराइड, जो कि आपके घर में यूज़ होने वाला कॉमन सॉल्ट है। तो आप जो घर में कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं वो है सोडियम क्लोराइड, उसका केमिस्ट्री में नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो बच्चों रियल लाइफ में इस न्यूट्रलाइजेशन को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेट में इंडाइजेशन हो गई है, यानी कि एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, तो आप कोई बेसिक मटेरियल यूज़ करेंगे, तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सेवन करते हैं। जो भी आप डाइजीन वगैरह लेते हैं, जो भी आप डाइजेशन के लिए लेते हैं, उनमें जनरली बेस होता है। अगर कोई इंसेक्ट आपको काट ले और स्वेलिंग हो जाए तो आप वहाँ पे जिंक कार्बोनेट लगाते हैं जो कि एक बेस है। अगर फैक्ट्री का वेस्ट पानी में छोड़ दिया जाए तो पानी एसिडिक हो जाएगा और वो एक्वेटिक लाइफ को किल कर देगा। तो पानी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें एक बेस डाल देते हैं जिसको कहते हैं स्लैग लाइम। सिमिलरली सॉइल अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो हम उसको थोड़ा सा बेस ऐड करके उसकी इस एसिडिटी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्यूक लाइम का, स्लैग लाइम का, चॉक का, ताकि वो सॉइल ट्रीट होकर वापस आपको क्रॉप देने के लायक हो जाए। और जाते जाते एसिड रेन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। बच्चों आप सब जानते हैं कि फैक्ट्रीज पोल्यूशन हवा में छोड़ती हैं। वो पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ हवा में वितरण करते रहते हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन में आसमान से बारिश गिर जाए तो वो जो पार्टिकल्स हैं, पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, वो पानी के साथ वापस धरती पे आ जाते हैं। अक्सर आपने अपने पेरेंट्स को ये बोलते सुना होगा, जब बारिश स्टार्ट होती है, जब बारिश शुरू होती है, तो उस पानी से नहीं नहाना चाहिए क्योंकि ढेर सारे पोल्यूटेंट्स उसके साथ आते हैं और ये पोल्यूटेंट्स आपकी सॉइल को स्पॉइल कर देते हैं, आपकी क्रॉप्स को स्पॉइल कर देते हैं, एंड दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दीज थिंग्स। इसका एक लाइव एग्जाम्पल है हमारा ताजमहल। अगर आप उसकी पास्ट पिक्चर देखेंगे यू विल सी इसका कलर कितना वाइट था और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पेल होता चला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ताजमहल बना है मार्बल का जिसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जब बारिश होती है वो एक एसिड साथ में लेकर आती है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एसिड रेन है ये ताजमहल को डाइजेस्ट करती चली जा रही है, इसका कलर चेंज करती जा रही है, ये डिसॉल्व कर देती है कैल्शियम कार्बोनेट को और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट, जिसकी वजह से एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है और मार्बल का कलर धीरे धीरे येलो होता चला जा रहा है। तो बच्चों आई ट्राइड कि मैं चीज़ों को सिंपल कर सकूं। आपने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा होगा, आप इस चैप्टर को मेरी क्लास अटेंड करने के बाद एक बार फिर पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट्स और अच्छी तरह से समझ आने लगेंगे। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और आप हमारी कम्युनिटी को बढ़ाने में मदद करिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।